बाय विक्रम क्लास में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इतिहास का चैप्टर करा दिया थे हमने, जो कि पूरी अच्छी तरह से ढंग से वीडियो बनाए गए थे। उसमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा दिए गए थे, जो कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो करा दिए थे, उसके बाद आज सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। इसमें है चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद क्या क्या हुआ और उदय यानी विकास उसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में उसमें दिया हुआ था। पूरा वीडियो उसमें जाके देख लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपको हर क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। उस स्क्रीन पर आप लोग देखकर अपना पढ़िएगा और मैं यहाँ पे बुक पढ़ाऊंगा, और स्क्रीन पर जो दिखेगा वो आप उस पर गौर करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन यानी एक चैप्टर से कंटेंट आप लोग का होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पहला चैप्टर आपका है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइंस्टाइन रैन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पूरा आंसर और क्वेश्चन दोनों दिख रहा होगा। तो देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा और यहाँ हम बुक पर देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक आइंस्टाइन रैन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। उनके अनुसार राष्ट्र सम्मान भाषा, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्र सम्मान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकलन का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। इसका जो आंसर है आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट इसको लेकर अपने कॉपी में लिखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए भी होंगे। मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। इसका देखिए, जो कि काउंट क्लीमेंट मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेपोलियन के पतन के पश्चात वह केवल ऑस्ट्रिया साम्राज्य का ही नहीं अपितु समस्त यूरोप का संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। वह स्वतंत्रता तथा सुधार आंदोलन का घोर विद्रोही एवं पुरातन का समर्थक था। यूरोपीय इतिहास में वह वियना यूरोपीय कांस्टेंट पवित्र संघ की योजना, चतुर्राष्ट्र मैत्रित्व और मेटरनिक, जो हमने दूसरा का क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, पूरा चैप्टर उसमें पढ़ के उसमें मेन टॉपिक बताए गए हैं। उसी टॉपिक को लेकर हमने इसका क्वेश्चन आंसर हो रहा है। इससे पहले तीसरा जाने से पहले एक मनुष्य ने, बहुत अच्छे इंसान ने लिखे हैं, आप जैसे हो आप वैसा ही रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है, वह लाइफ टाइम चलेगा। फिर दोस्ती हो या प्यार हो, समझा, फिर दोस्ती हो या प्यार हो, किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ नहीं जाएगा, यानी जो आपका है वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, और जो आपको छोड़ दिया है वो कभी आपका था ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, जो कि इटली के एकीकरण में मेजिनी
की क्या भूमिका है? VVI यह क्वेश्चन है। इटली, आपको हर क्वेश्चन के साथ आंसर आपको बोर्ड मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोर्ड पे इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा इसी तरह से तो डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, क्योंकि उसका रेट आप लोगों को मालूम होगा 1 लाख 1.5 लाख पड़ता है। लेकिन आप लोग का सहयोग से अगर आगे इसी रेशियो से बढ़ते रहे तो आपको प्रदान किया जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन इस पे लिखते हैं। इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका था? तो इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका था? ज्यूसेप मेसिनी इटली के एकीकरण का मसीहा था, याद रखिएगा। मेसिनी एक महान दार्शनिक, लेखक, सूरदर्शी, राजनेता और कर्मठ कार्यकर्ता था। इटली के नवनिर्माण में मेजिनी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील था। 1831 में उसने यंग इटली नामक स्थान की स्थापना की। इस स्थान ने युवकों में नई चेतावनी जागरूक हुई, यानी युवकों में नई चेतावनी जागरूक हुई। कब? 1831 में। कब हुई? 1831 में। आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? 4 नंबर बोर्ड पे आपको क्वेश्चन है और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप लोगों को दिखा होगा। चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरातन युग का अंत हुआ और नए आधुनिक युग का आरंभ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हुआ। निरंकुश राज्यतंत्र का तहत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की गई। सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर में उदारवादी राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते हैं? तो देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद को आजाद के अर्थ में देखते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की बराबरी, निरंकुश राष्ट्रतंत्र के स्थान पर संबंधित और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, निजी संपत्ति को सुरक्षा, प्रेस की आजादी, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार आदि राष्ट्र से संबंधित विचार के समर्थ थे। पिछले वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया होगा। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मेन टॉपिक इस चैप्टर का कराया गया है, मेन टॉपिक पढ़ाए गए हैं अच्छे ढंग से। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले सबसे एक लड़कों की सबसे बड़ी सच्चाई आप लोगों को बोलेंगे। देखिए, लड़कों के जिंदगी के सबसे बड़ा सच, लड़कों की जिंदगी के सबसे बड़ा सच, हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से भी मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। यह सबसे बड़ा लड़कों की सच है, क्योंकि जब लड़का अगर दुख होता है तो आप समझ लीजिएगा कि लड़का का छोटा मोटा है, क्योंकि वो लड़का तब आंसू बहाता है कब? जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होता है, तब जाके वह लड़का आंसू बहाता है। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में कलाकारों ने मानवीय रूप में राष्ट्र को प्रस्तुत किया। नारी के रूप में राष्ट्र को दिखाया गया।
राष्ट्र की कल्पना नारी रूप में की गई। नारी की छवि राष्ट्र की प्रतीक बन गई। फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जेमिनियान राष्ट्रीय के प्रतीक रूप में नारी का चित्रण हुआ। इस पूरा क्वेश्चन हो गया, इसका 6 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजस्व की पूर्ण स्थापना की गई? किस राजस्व की पूर्ण स्थापना की गई? देखिए 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधित्वों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे वियना सम्मेलन कहा गया है। इसे वियना सम्मेलन कहा गया है। और वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजस्वों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में राजस्वास का हुआ। लुई 18वां को फ्रांस में राजगद्दी मिली और लुई ने फ्रांस की बदली हुई स्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। नंबर में आते हैं जर्मनी। देखिए जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? हमने पूरे क्वेश्चन को इसमें नोट कर रखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा पर्सा और ऑस्ट्रिया, क्या पर्सा और ऑस्ट्रिया के में है, जो कि हमने बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से पर्सा और ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ाए होंगे। तो आप लोगों को अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो इसको समझने और इसको क्वेश्चन हमें बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पर्सा और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने जर्मन को 3 भागों में बांट का निश्चित किया। यानी जब जर्मन ने कई भागों में बांटा, इसको 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में बांटकर निश्चित किया। इसके अंतर्गत प्रसा को उत्तरी भाग तथा सीमित रहना तथा ऑस्ट्रिया का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण पूर्वी माना गया। पश्चिमी भाग में राइन महासंघ की स्थापना की गई हो और पर्सा और ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र तथा और प्रसा के संरक्षण में था। इस महासंघ में 16 स्वतंत्र राज्य थे। नेपोलियन ने स्वयं को इस राइन महासंघ का संरक्षक घोषित किया। इस महासंघ के सारे राज्यों को एक सामरिक मामले में मदद करना था। सामरिक मामले में मदद करना था। तो आपका 8वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 9वां देखते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी? नेपोलियन की क्या भूमिका थी? देखिए नेपोलियन बोनापार्ट 1889 से लेकर 1821 ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधित कार्य की। इसमें कम से कम 5 को बता देते हैं, और वीडियो देख लिए होंगे पिछले का, तो आप 10 भी लिख सकते हैं। देखिए नेपोलियन पहला देखिएगा स्क्रीन पे। नेपोलियन ने निषेधाधिकार और आर्थिक असमानता को दूर कर समानता की स्थापना की। पहला हो गया। दूसरा, करों में समानता स्थापित की गई। तीसरा का नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन साहित्य लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। चौथा देखिए, देशभक्तियों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। पांचवा, नेपोलियन ने एक समान शुल्क
समान माप तौल प्रणाली और के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। और हमने 5 बताए, आपने 10 भी लिख सकते हैं अगर पिछल का वीडियो देखे होंगे तो। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। 10 इसका 25 के लमसम में हमने ऑब्जेक्टिव भी कराया, इस किताब के एनालिसिस भी कराए और फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी। इतने अच्छे ढंग से बाय विक्रम क्लासेस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और मेरा सपोर्ट इससे पूरा पूर्ण मेहनत है और आप लोग जानते ही हैं कि कितना मेहनत है। इसीलिए आप बाय विक्रम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम पूर्ण तरह से कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, यानी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे, शॉर्ट से शॉर्ट और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लंबा से लंबा, जो कम से कम 2-2.5 पेज में जाए, वैसा ऐसा क्वेश्चन लाते हैं जो आपको याद हो जाए। अगर डायरेक्टली यह वीडियो देखिएगा क्वेश्चन को तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम बार बार कहते हैं इस वीडियो को देखने से पहले पिछल का वीडियो आप देखिए, भले ऑब्जेक्टिव का देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन इसका जो चैप्टर बना होगा, जिस चैप्टर के एनालिसिस कराए होंगे पिछल का वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ये देख कर फिर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे कहने पर चलिएगा तो बहुत रास्ता है, और हमारे कहने पर नहीं चलिएगा, आप सोचिएगा कि चलिए सोशल साइंस है। अब हमने बताए होंगे एक वीडियो में कि सोशल साइंस बताए होंगे कि 80 नंबर के पूछता है, उनमें से ऐसे 100 नंबर को होता है, लेकिन फिर भी स्कूल देता है इसमें 19 नंबर। 80 नंबर ऐसे 20 नंबर देता है, लेकिन अब जो दो स्कूल, तो 80 नंबर के सोशल साइंस होता है। 80 नंबर के सोशल साइंस होता है। मान लीजिए इसमें से 40 होता है आपका ऑब्जेक्टिव और 40 होता है आपका सब्जेक्टिव। 40 क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें अगर हमारा वीडियो बाय विक्रम क्लासेस का वीडियो देखिएगा तो 40 में से 40 आप स्कोर कीजिएगा, 40 में से 40, और क्वेश्चन आंसर 40 जो होगा इसमें से जरूर अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो 35 जरूर आप स्कोर कर सकते हैं। अब 40 और 35 जोड़िए कितना हुआ? 4 3 7 75। 80 में से आप 75 स्कोर जरूर कर लीजिएगा। और फिर स्कूल से जो दे 18 दे, 19 दे, 20 दे, जो दे वो मिला के आप लोग 95 प्लस कीजिएगा, इतना तो गारंटी देते हैं। अगर इसी आधार पर चलते हैं तो 99 100 भी ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा ढीलिया दीजिएगा तो वही ढीलिया हम जो बहुत बोलते हैं उस पर जरूर गौर कीजिएगा। और थोड़ा सा भी ढीलिया दीजिएगा तो आपका स्कोर 45 आएगा, आपका स्कोर 60 आएगा, आपका स्कोर 70 आएगा, आपका स्कोर 30 आएगा। यदि 25 आया तो फेल दिखाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को अच्छी तरह से सारी वीडियो देखिए। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन है, यूनानी नहीं याद रहेगा तो नानी याद रहेगा ना, तो यूनानी हो गया। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करे। 10वां क्वेश्चन है, इधर ये सब था इसीलिए थोड़ा सा लिखे इधर। देखिए यूनान एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। इसका अतीत पुनर्जागरण काल में यूनानी सभ्यता सांस्कृतिक अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गई। लेकिन 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। तुर्क के ऑटोमन राजस्व के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया है। क्या नहीं किया है? तो इसी के साथ आपका सोशल साइंस का एक भाग, इतिहास का चैप्टर 1 क्लियर हुआ। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर सब क्लियर हुआ। और अगले वीडियो में
आप लोगों को भूगोल का 1 चैप्टर का जैसे इसमें हुआ है वैसे ही उसमें भी होगा, उसके बाद राजनीति का, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप लोग देखिएगा। चलिए इसी के साथ बाय विक्रम क्लासेस को आप लोग सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इतना जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मम्मी पापा, माता और पिता दोनों की दोनों को भरोसा जो है ना वो तोड़िएगा नहीं कभी भी, कि भरोसा मोटिवेशन हमारा वीडियो ही बनता है, देखिएगा। भरोसा जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए कभी भी आप देखिए, आपसे जो है माता पिता एक उम्मीद लगाए बैठे होंगे, या आपसे जो माता पिता होंगे वह उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, टीचर कुछ भी बनेगा। तो उस उम्मीद को आपको तोड़ना नहीं है कभी भी जिंदगी में। इस उम्मीद को आपको हमेशा जागरूक रहना है। और उम्मीद अगर टूट रहा है तो कारण आप लोग देखिए, इस अभी का जनरेशन में क्या होता है, लड़का लड़की का जनरेशन होता है जो इधर से इधर ध्यान चल जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान नहीं, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, समझा रहे हैं इसलिए कि बहुत बदल रहा है दुनिया। इसीलिए मोटिवेशन देखिए, थोड़ा मैं लिखिए, लेकिन मोटिवेशन देखने से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेशन बनाइए। ये मोटिवेशन देखिएगा, मान लिए 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा रील्स देखें, मोटिवेशन खूब गर्दा देखें मान लिए, लेकिन वह जो मोटिवेशन से आप में आएगा, मान लीजिए उस समय आ गया कि चलो जाते हैं पढ़ने, लेकिन वह मोटिवेशन में वाकई में रहेगा हमेशा। 1 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही से शुरुआत कीजिए, लेकिन जो 1 घंटा है वो 1 घंटा से 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। जो शुरुआत करोगे मोटिवेशन, आप देखें 10 घंटा पढ़े, क्या घंटा, 10 घंटा एक दिन, दूसरा दिन भी 10 घंटा, तीसरा दिन धीरे धीरे आपका लो होगा, उसका चौथा दिन 9 घंटा, 5वां दिन 7 मिनट, 6ठा दिन और नहीं। ये मोटिवेशन यही है। इसीलिए बोलते हैं मोटिवेशन अपने आप को बनाइए। खान सर जी मोटिवेट करते हैं, उनका देखिए, देखिए ना, उस पर अमल भी कीजिए। जो दिल्ली के हैं वो भी बनाते हैं, विकास सर बहुत अच्छे से मोटिवेशन बनाते हैं, लेकिन खाली देखने से नहीं होगा, अमल भी करना पड़ेगा। इसी के साथ बाय विक्रम क्लासेस आपको सैल्यूट करता है।